बात करेंगे लोन्स एंड रिसीवेबल्स की। आपको याद होगा कि हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। हम हर कैटेगरी की एक करके बात करेंगे। दिखा देता हूं मैं आपको। फाइनेंशियल एसेट्स एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लोन्स एंड रिसीवेबल्स हेल्ड टू मैच्योरिटी अवेलेबल फॉर सेल। अब हम चर्चा करेंगे इसकी लोन्स एंड रिसीवेबल्स की, राइट। लोन्स एंड रिसीवेबल्स, इधर देखिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। भाई लोन्स एंड रिसीवेबल्स में क्या आता है? लोन्स एंड रिसीवेबल्स आर नॉन डेरिवेटिव। पहली बात, इसमें डेरिवेटिव्स इंक्लूड नहीं होते। नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स विथ फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल पेमेंट दैट आर नॉट कोटेड इन एक्टिव मार्केट। तो 3 बातें इसमें निकल के आती हैं। पहला, नॉन डेरिवेटिव होना चाहिए। दूसरा, फिक्स्ड या कहिए डिटर्मिनेबल पेमेंट्स होनी चाहिए। अगर हमने किसी को लोन दिया है तो हमें वो किस तरह से उसको पे करेगा वो फिक्स्ड होना चाहिए, डिटर्मिनेबल होना चाहिए। थर्ड, नॉन कोटेड, मार्केट में कोटेड नहीं होना चाहिए। नॉन कोटेड मतलब बाजार में कोटेड नहीं होना चाहिए, कोई इसकी एक्टिव मार्केट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी इन 3 चीजों को हम लोन्स एंड रिसीवेबल से दूर रखते हैं। पहला, पूरी बात समझ में आ गई ना आपको? पहला जो दूर रखते हैं वो है फाइनेंशियल एसेट्स फॉर ट्रेडिंग, दोज दैट इंटेंड्स टू सेल इमीडिएटली और इन द नियर टर्म, विच शुड बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अगर आप हेल्ड फॉर ट्रेडिंग करते हैं किसी चीज को होल्ड, तो फिर उसको आपने फेयर वैल्यू थ्रू पीए, प्रॉफिट एंड लॉस वाली कैटेगरी में डालना चाहिए। दूसरा, ये अवेलेबल फॉर सेल वाली कैटेगरी की आइटम्स ही होनी चाहिए। अगर किसी को आप इनिशियली रिकॉग्नाइज कर लेते हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कि भाई ये अवेलेबल फॉर सेल वाली कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, तो फिर वो लोन एंड रिसीवेबल की कैटेगरी में नहीं आ सकते। दूसरा, वो सब चीजें नहीं आएंगी जिसमें होल्डर को लग रहा है कि वो अपने पैसे रिकवर नहीं कर पाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं कर पाएगा। उस केस में फिर उसे अवेलेबल फॉर सेल की कैटेगरी में डालना चाहिए। यानी घूम फिर के वही 3 बातें हमारे सामने आ गई। एक, नॉन डेरिवेटेबल हो। 2, फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल पेमेंट्स हो। 3, नॉट कोटेड हो। तो ये अगर 3 खूबियां उसके अंदर हैं तो उसको हम लोन्स एंड रिसीवेबल की कैटेगरी में डालेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। अब लोन्स एंड रिसीवेबल्स आर मेजर्ड एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। इसको हम वैल्यू किस पे करते हैं? एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे, टेकिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। यानी एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे और इफेक्टिव इंटरेस्ट मतलब उसको इफेक्टिव इंटरेस्ट की मदद से डिस्काउंट करेंगे। इफेक्टिव इंटरेस्ट वो रेट हो जाता है, आइए इफेक्टिव इंटरेस्ट को देखिए। इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होता है? इफेक्टिव इंटरेस्ट इज दैट रेट वेयर फ्यूचर पेमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इक्वल्स द लोन अमाउंट। नहीं, थोड़ा सा इसमें फर्क आ जाएगा। यहां पर नहीं, ये जो मैंने डेफिनेशन दे दी इफेक्टिव इंटरेस्ट की वो यहां के लिए नहीं है, वो हमारी दूसरी कैटेगरी के लिए। यहां के लिए हम इफेक्टिव इंटरेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मल
ongoing rate considering the risk involved। जो बाजार का रेट है, अगर आप जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको कंसिडर करें। तो ये डेफिनेशन होगी इफेक्टिव इंटरेस्ट की। मतलब ये समझिए जैसे मेरे एम्प्लॉइज हैं, मैंने उनको लोन दिया 3% पे, जबकि जो रिस्क इन्वॉल्व है उसके हिसाब से लोन मुझे 8% पे देना चाहिए। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होगा? 8%। तो 8% मतलब जिस तरह का आप लोन और रिसीवेबल कंसिडर कर रहे हैं, उस तरह का लोन और रिसीवेबल नॉर्मल किस रेट पे मार्केट पे दिया और लिया जाता है, राइट? तो ये बेसिकली आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट है। देखिए क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं। फ्रेंडली लिमिटेड है जिसने 100 लाख का लोन अपने एम्प्लॉइज को 1 जनवरी 2011 को दिया है, राइट? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। लोन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे होगा। इस तरह का लोन बाजार में 10% पे दिया जाता है। तो ये हो गया ना आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इस तरह का लोन बाजार में 10% इंटरेस्ट पे दिया जाता है, जबकि आपने कितने पे दिया? 4% पे, सस्ता दिया। You are required to find out at what value the loan should be recognized initially and the amount of annual amortization till closure thereof। दो चीजें इसमें आ गई। Show journal entries with appropriate nation for the year 2011 और 10% के डिस्काउंटेड रेट्स हमको दिए हुए हैं। आइए इसका आंसर तैयार करते हैं। 100 लाख का लोन है। सबसे पहले हम ले लेंगे ईएस। 5 साल इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5। फिर ले लेंगे लोन रिपेमेंट। आपने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लोन को रीपे करना है। 100 लाख का लोन है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 20-20 लाख। ऊपर लिख दिया रुपीज इन लैक्स। तो 100 लाख का लोन है, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 100/5 20 लाख हर साल पे करेंगे। साथ में आप इंटरेस्ट भी देंगे। पहले साल इंटरेस्ट किस क्या रेट है? 4%। पहले साल आपने 100 लाख का लोन यू दे रखा है, उसका 4% होगा 4 लाख। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में 20 लाख आपको वापस मिल गया। अब लोन रह गया 80 लाख का। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा 80 लाख का 4% 3,20,000। फिर सेकेंड ईयर के एंड में भी 20 लाख का लोन रिपे हो गया। अब आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट हो गया 60 लाख। 60 लाख का 4% होगा 2.4 लाख, 2,40,000। फिर थर्ड ईयर के एंड में भी 20 लाख का लोन रिपे हो गया। अब लोन आउटस्टैंडिंग रह गया 40 लाख। फोर्थ ईयर में 40 लाख का 4% 1,60,000 इंटरेस्ट होगा। अब फोर्थ ईयर के एंड में भी 20 लाख रिपे हो गया। तो फिफ्थ ईयर में 20 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग रहा, तो 20 लाख का 4% 80,000 जो है इंटरेस्ट होगा। यानी अगर हम इसको टोटल देखें, हमें 24 लाख मिलेंगे 1 साल बाद, 23,20,000 मिलेंगे 2 साल बाद, 22,40,000 मिलेंगे 3 साल बाद, 21,60,000 मिलेंगे 4 साल बाद, और 20,80,000 मिलेंगे 5 साल बाद। यानी 5 इयर्स में हमारा पैसा वापस आएगा। अब ले लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10%, क्योंकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। ठीक, तो 10% की प्रेजेंट वैल्यू यहां दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर ही।
0.9091 9090, 0.8263, 0.7512, 0.6829, 0.6208। अब चूंकि लैक्स 100 लैक्स के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं? 100 लैक्स के अंदर देखिए 8 डिजिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो आपको हिसाब से ये सब 8 डिजिट्स तक लेने चाहिए। कहां तक लेने चाहिए? 8 डिजिट्स तक। पर आपने कितने लिए हैं? 4 डिजिट्स। तो आपका एरर आ जाएगा हजारों रुपए में, कुछ हजार का एरर आएगा जो हम कैलकुलेशन करेंगे। रीजन, क्योंकि जितने डिजिट्स की फिगर्स होती हैं प्रेजेंट वैल्यू भी उतने ही डेसिमल डिजिट्स की लेनी चाहिए, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आता है। अब यहाँ थोड़ा सा एरर आएगा पर उतना टॉलरेबल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 करोड़ की फिगर में 2-4 हजार रुपये माइनस रखते, राउंड कर देंगे। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लोस मल्टीप्लाई करें, 24 लाख इंटू 0.9090, वैसे 91 होना चाहिए। 24 लाख इंटू 0.9090, 1 होना चाहिए वैसे, पर जो दिया हुआ 21,81,600, 21,81,600। ठीक, फिर 23,20,000 इंटू 0.8263, 19 लैक्स, मैंने लैक्स में फिगर था डेसिमल डाल दिया, 19,17,060। फिर 22,40,000 इंटू 0.7512, 16,82,688। फिर 21,60,000 इंटू 0.6829, 14 लाख 75,064। फिर 0.6208 इंटू 20,80,000, 12,91,264। टोटल आ रहा है 85,47,632, ये आपका टोटल आ रहा है। तो अब ये जो टोटल आपका आया है 85,47,632, ये 2-2.5 हजार रुपये का फर्क आएगा इसमें। एग्जैक्ट आंसर जो है 2-2.5 हजार रुपये फर्क होगा। रीजन क्या है कि आपने 4 डेसिमल्स लिए ना, और फिगर्स आपकी मिलियन में है। आपको आनंद आया? तो यानी जो लोन हमने दिया है 4% पे, लेकिन एक्चुअल मार्केट रेट 10% है, इसका मतलब बेसिकली जो हम लोन दे रहे हैं उसके बदले जो हमें पैसा मिलेगा उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो तो 85 लैक्स है, जबकि लोन 100 लैक्स का। इसका मतलब जो 15 लाख हमने एक्स्ट्रा दिए वो स्टाफ कॉस्ट हो गई ना, एम्प्लॉय की सैलरी इन काइंड हो गई। मतलब इतना रुपया लोन देने का मतलब बेसिकली हमने 14.5 लाख के आसपास, 14,50,000 के आसपास का लॉस उठाया है एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए। तो वो हमारी तरफ से सैलरी इन काइंड नहीं हो गया, राइट? अब बेसिकली हर साल की इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह क्या होगी वो इसी पे कैलकुलेट की जाएगी। ये हो गया वैल्यू ऑफ लोन इनिशियल, लोन
1 करोड़ का था पर उसकी वैल्यू घट के इनिशियली 85 लाख हो गई, यानी 15 लाख एक प्रकार से एम्प्लॉय कॉस्ट हो गई। अब ईयर्स 1, 2, 3, 4, 5, ओपनिंग लोन वैल्यू प्लस इंटरेस्ट माइनस लोन रीपेमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग लोन वैल्यू। जो थोड़ा मैंने बताया था आपको एरर आएगा वो लास्ट ईयर के इंटरेस्ट में एडजस्ट कर दें। अब ओपनिंग लोन वैल्यू क्या है? 85,47,632। इसका 10% इंटरेस्ट हमने कंसिडर करना है 8,54,763 और लोन रिपेमेंट पहले साल की कितनी है 2,40,000 24 लाख। फर्स्ट ईयर का लोन रिपेमेंट 24 लाख देख लीजिए ऊपर। फर्स्ट ईयर का लोन रिपेमेंट 24 लाख से लिख लेता हूँ। सेकेंड ईयर का 23,20,000 है, ये लिख लेता हूँ क्योंकि ये तो फिक्स्ड ही है ना। थर्ड ईयर का 22,40,000 है। फोर्थ ईयर का 21,60,000 है। फिफ्थ ईयर का 28,80,000 है। ये लोन रिपेमेंट है जो मैंने नीचे लिख दी। अब पहले साल की फिगर पोजीशन देखी जाए। शुरुआत में 85,47,632 का लोन था और हमने इंटरेस्ट लेना था 8,54,763, जिसमें से हमको 24 लाख रुपीज वापस आ गए। यानी हमारा आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या हो गया 70,02,395, जो नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग हो गया। अब इसका 10% इंटरेस्ट क्या होगा 7,02,34, जिसमें से हमें इतना मिल गया। इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए 7,02,34 और लोन रिपेमेंट हुआ 23,20,000 का, तो ये हो गया 53,82,629। 53,82,629 प्लस 5,38,263 राउंड कर दिए प्लस 5,38,263, ये हो गया 56,20,892, जिसमें से 22,40,000 हमको वापस मिल गया। अब लोन बचा 33,80,892 का। देख रहे हैं आप? तो धीरे धीरे हमारा जो लोन आउटस्टैंडिंग है वो कम होता जा रहा है क्योंकि हमको पेमेंट मिलता जा रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक करो, नहीं 3,38,000 आ रहा है, 53,82,629 प्लस 5,38,263 माइनस 22,40,000, 36 लाख आ रहे हैं भाई, 36 से 36। अब 36,80,892 अगले साल का ओपनिंग हो गया, उसका इंटरेस्ट 3,68,089 रुपीज़ हो गया प्लस 3,68,089 रुपीज़, जिसमें से हमको 21,60,000 वापस मिल गया। अब ये बचा हमारा 18,88,900
981 जो अगली बार का ओपनिंग हो गया। इसमें अब 10% इंटरेस्ट। अब ये वाली फिगर चेंज होगी 1 लाख। मैं आपको दिखाता हूँ ये फिगर चेंज होगी, बताता हूँ कैसे। देखिएगा ये फिगर चेंज होगी 1,88,898 हो गया ना इंटरेस्ट। ठीक, 1,88,898 अगर आप ये फिगर लेते हैं माइनस 20,80,000। मैं शुरू से बोल रहा था आपको ये बात। अब फर्क आता है -2121 का। ये याद आया मैंने आपको कहा था ना कि हमने 4 डिजिट्स लिए तो थोड़ा सा फर्क आएगा हजारों में, वो फर्क है। तो इसलिए आप इस इंटरेस्ट को बढ़ा दीजिए इस फिगर से, ताकि आपकी फिगर मैच हो जाए और लास्ट में क्या आ जाए 0। तो लास्ट का इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 1,88,898। लास्ट का इंटरेस्ट मान लेंगे 1,91,019 1,91,019 तक ये फिगर क्या जैसी आगे समझ। एक्चुअल में फिगर इंटरेस्ट ये आ रहा था, लेकिन उसकी वजह से ये फिगर नेगेटिव आ रही थी, तो हमने इंटरेस्ट का अमाउंट उतने से बढ़ा दिया ताकि लास्ट वाली फिगर 0 आ जाए। कैसा लगा? लेकिन अगर आप ऊपर वाली कैलकुलेशंस में इधर सारे डेसिमल्स ले लेंगे, सारे डेसिमल्स यानी 8 डेसिमल्स लेंगे 4 की जगह, तो फिर ये आपका 0 ही आएगा। तो मेरे ख्याल ये प्रॉब्लम भी क्लियर होगी। तो ये है बेसिकली हर साल का इंटरेस्ट जो P&L में चार्ज होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये हर साल का इंटरेस्ट है जो P&L में चार्ज होना चाहिए। ये हर साल का लोन रीपेमेंट है जिससे लास्ट में लोन क्या हो जाएगा 0। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लोन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली। 100 lakhs का जो लोन था 1 करोड़ का, उसका जो इनिशियली वैल्यू रिकॉग्नाइज होगा वो 85,47,632 रिकॉग्नाइज हुआ। एंड द अमाउंट ऑफ एनुअल अमोर्टाइजेशन टिल क्लोजर दे रहा हूं, ये एनुअल अमोर्टाइजेशन हो गया। हर साल आप जो है एनुअली लोन को अमोर्टाइज करते करते ये बैलेंस आ जाता है। राइट, क्लियर? जो इसका डिफरेंस है वो एनुअल अमोर्टाइजेशन हो जाएगा ना, बेसिकली इन दोनों का सम, इंटरेस्ट और लोन रिपेमेंट का। फिर जर्नल एंट्रीज फॉर 2011। आइए 2011 की जर्नल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले एंट्री करेंगे हम लोन देने की। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी 1/1/11 को स्टाफ लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने 100 lakhs का यानी 1 करोड़ का लोन एम्प्लॉयज को दे दिया। ठीक, बीइंग लोन गिवन टू स्टाफ, सिंपल भाषा लिख सकते हैं। सेकेंड एंट्री, अब आपने उस लोन को इस वैल्यू पे लाना है 85,47,632 की वैल्यू पे। तो आप क्या करेंगे, स्टाफ कॉस्ट, सैलरी अकाउंट एक प्रकार से, इंप्लॉय कंपनसेशन, कुछ भी कह सकते हैं, कंपनसेशन डेबिटेड टू स्टाफ लोन बीइंग 1 करोड़ माइनस कितना था 85,47,632, 85,47,632 रिटर्न ऑफ टू
स्टाफ कॉस्ट, उसको हमने स्टाफ कॉस्ट में राइट ऑफ कर दिया। तो कितना अमाउंट आता है देखिए, 1 करोड़ माइनस 85,47,632, 14,52,368, 14,52,360, ये हमने राइट ऑफ कर दिया। राइट जी। थर्ड एंट्री, साल खत्म होगा, साल खत्म हम मान रहे हैं कैलेंडर ईयर का बोले ना, तो दिसंबर को मान लेंगे। 31/12/2011। इंटरेस्ट एम्प्लॉय से मिलेगा, इनकम हमारी, स्टाफ लोन बढ़ जाएगा, स्टाफ लोन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। पहले साल का इंटरेस्ट हमने 10% कैलकुलेट किया हुआ है, 8,54,763, 8,54,763। फिर हमें लोन की अदायगी होगी, वापसी होगी, विच इज इन द फर्स्ट ईयर इज 24 lakhs, लोन वापस आएगा। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड टू लोन अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू स्टाफ लोन अकाउंट 24 lakhs। बीइंग लोन रीपेमेंट बाय स्टाफ, स्टाफ की सैलरी में से लोन रीपेमेंट काट लेंगे। तो ये 4 एंट्रीज पहले साल की होगी। फिर जो नॉमिनल अकाउंट्स है वो P&L में क्लोज हो जाएंगे। फिफ्थ, इंटरेस्ट अकाउंट, जो इनकम है हमारी P&L में क्रेडिट हो जाएगी टू P&L, 8,54,763। एम्प्लॉय कॉस्ट का जो ओवरऑल बैलेंस होगा, इसमें तो पता नहीं ओवरऑल बैलेंस क्या होगा, वो सारा का सारा स्टाफ कॉस्ट का P&L में चला जाएगा। अभी जितना है मैं सिर्फ वही डाल रहा हूँ, P&L अकाउंट डेबिटेड टू स्टाफ कॉस्ट ऑब्लिक एम्प्लॉय कंपनसेशन, वो है आपका 14,52,368, जो फर्स्ट फिगर में दिखाया था। बताइए कैसा लगा, मजा आ गया? अब हर साल क्या होगा, फिगर्स नहीं आएंगी, इंटरेस्ट की फिगर ये हो जाएगी, लोन की फिगर रिपेमेंट की हो जाएगी, और हमारा धीरे धीरे लोन अकाउंट जीरो हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के एंड में लोन अकाउंट बनाए तो कैसे होगा, देखिए, स्टाफ लोन अकाउंट, वन 11 टू बैंक, 100 मिलियंस का लोन दिया आपको, याद होगा, 10 मिलियंस का 1 करोड़ 100 lakhs का, और 1/1/11 को बाय स्टाफ कॉस्ट में क्या रिकॉग्नाइज कर लिया, 14,52,368। फिर 31/12/11 को इंटरेस्ट दिखाया था 8,54,763। फिर 31/12/11 को पैसा वापस मिला था एम्प्लॉय से 24 लाख, और 31/12 को अगर आप बाय बैलेंस देखेंगे, देखिए क्या आता है, 1 करोड़ प्लस 8,54,763 माइनस 14
52,368 माइनस 24 lakhs, $70,02,395। देखिए वही फिगर आएगी 70,02,395 आई ना वो फिगर। देखिए आया समझ में। अब जब धीरे धीरे आप हर साल 5 साल ये एंट्रियां करेंगे तो आपका लास्ट में ये फिगर जीरो नहीं हो जाएगा जो हमने जीरो निकाला था, क्योंकि आपने इंटरेस्ट की फिगर लास्ट की एडजस्ट कर दी थी। कैसा लगा बताइए। तो हर साल बेसिकली इंटरेस्ट की एंट्री होगी, वो होगा स्टाफ लोन टू इंटरेस्ट इनकम इस वाली फिगर्स के साथ, इस कॉलम की फिगर्स के साथ। लोन रिपेमेंट होगा बैंक टू स्टाफ लोन इस कॉलम की फिगर्स के साथ। और हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो होगा लोन का वो ये बनते बनते लास्ट में क्या हो जाएगा, जीरो। चेक करिए, मेरा ख्याल आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। मैंने एक एक बात बहुत बाखूबी स्लोली और तरीके से समझाई। सही बताइए कैसा लगा है, थम्स अप कर सकते हैं।